आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही बुनियादी विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो हमारी इंसानी सोच की नींव को ही हिला कर रख देता है। बिल्कुल। और हमारे सामने आज जो ढेरों नोट्स और स्रोत मौजूद है, जैसे कि वो प्राकृतिकवाद न्यू नोट्स वाला डॉक्यूमेंट, तो उसका मुख्य विषय ही यही है, प्राकृतिकवाद, जिसे हम अंग्रेजी में नेचुरलिज्म भी कहते हैं। हाँ, नेचुरलिज्म। और देखिए, इस चर्चा का हमारा मिशन सिर्फ किसी दार्शनिक विचारधारा की किताबी परिभाषाएं रटना नहीं है, बल्कि हमें ये खोजना है कि कैसे इस एक अकेले विचार ने शिक्षा को, समाज को और खुद इंसान को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से पलट कर रख दिया। सही बात है। ये महज एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन है। ठीक है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। अगर प्राकृतिकवाद का सबसे सीधा और बुनियादी अर्थ निकाला जाए, तो वो ये है कि प्रकृति ही एकमात्र यथार्थ है। मतलब जो कुछ भी है, वो सिर्फ प्रकृति है। यानी नेचर। हाँ, नेचर। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति के बाहर किसी भी ईश्वर, आत्मा या किसी अलौकिक शक्ति का कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये एक पूरी तरह से भौतिक और आप कह सकते हैं पदार्थवादी सोच है। हाँ, पूरी तरह से मटीरियलिस्टिक। तो मैं यही सोच रहा था कि क्या वास्तव में इस इतने बड़े विचार को इतनी आसानी से समेटा जा सकता है? इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए, जब हम इन स्रोतों में दी गई अलग अलग दार्शनिक परिभाषाओं की गहराई में जाते हैं ना, तो तस्वीर बहुत बड़ी नजर आती है। थॉमस और लैंग जैसे विचारकों ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्राकृतिकवाद प्रकृति को ही संपूर्ण यथार्थ मानता है। मतलब जो कुछ भी सच है वो बस यही भौतिक दुनिया है। बिल्कुल। लेकिन जेम्स वॉर्ड का नजरिया इसे और भी तीखा बनाता है। उनका कहना है कि प्रकृति के परे किसी भी चीज के अस्तित्व को सिरे से नकारना ही असली प्राकृतिकवाद है। कोई दूसरी दुनिया है ही नहीं। और मैंने उन नोट्स में रेमोंड का भी एक जिक्र देखा था। हाँ, रेमोंड। अगर हम उनके विचारों को देखें, तो उनके अनुसार प्राकृतिकवाद हर एक चीज की हर एक घटना की व्याख्या केवल प्राकृतिक कारणों के आधार पर करता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में कैसे समझेंगे हम? ये विचारधारा आध्यात्मिक या पारलौकिक मान्यताओं के लिए कोई जगह छोड़ती ही नहीं है। ये कहती है कि अगर ब्रह्मांड में कोई भी घटना हो रही है, तो उसके पीछे एक ठोस भौतिक और प्राकृतिक कारण है। जैसे बादलों का गरजना? कोई देवताओं का क्रोध नहीं है। बिल्कुल, वो महज एक वायुमंडलीय भौतिक प्रतिक्रिया है, विज्ञान है बस। यहाँ पर ये बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इस तरह की विज्ञान वाली बातें सुनते हैं, तो हमारा दिमाग तुरंत पश्चिमी विज्ञान की तरफ जाता है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। ऐसा लगता है कि प्राकृतिकवाद का इतिहास मुख्य रूप से पश्चिमी दुनिया की वैज्ञानिक क्रांति और चार्ल्स डार्विन की जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन है, यानी विकासवाद का सिद्धांत, उसी से शुरू हुआ होगा, जहां वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात होती है। तो क्या ये विचार पूरी तरह से पश्चिम की ही देन है? जो जानकारी हमने खंगाली है, उससे पता चलता है कि ये धारणा पूरी तरह सच में ही है। ये केवल पश्चिम का विचार नहीं है। अच्छा, तो भारत में भी इसका अस्तित्व था? बिल्कुल था। अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें, तो चार्वाक दर्शन इसका सबसे बड़ा और प्राचीन उदाहरण है। चार्वाक दर्शन? हाँ, हम सभी जानते हैं कि पारंपरिक भारतीय दर्शन अक्सर मोक्ष, आत्मा और पुनर्जन्म के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन चार्वाक दर्शन ने इन सब को सिरे से खारिज कर दिया था। एकदम उल्टा। एकदम उल्टा। ये दर्शन पूरी तरह से प्रत्यक्ष ज्ञान और भौतिक सुख पर बल देता है। उनका सीधा मानना था कि जो इंद्रियों से महसूस नहीं होता, जिसे हम देख या छू नहीं सकते, वो है ही नहीं। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी उस जमाने के हिसाब से, है ना? इसके अलावा हमारे रिसर्च नोट्स इस तरफ भी इशारा करते हैं कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जैसे महान विचारकों के दर्शन में भी प्राकृतिकवाद के बहुत गहरे तत्व देखने को मिलते हैं। गांधी जी और टैगोर, ये थोड़ा हैरान करने वाला है। हैरान करने वाला है, लेकिन सच है। खासकर जब वे प्रकृति के सानिध्य में सीखने और सादगी की बात करते हैं, खुले आसमान के नीचे शिक्षा की बात करते हैं, वो सब प्राकृतिकवाद का ही हिस्सा है। ये सुनना बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि ज्ञान किताबों से मिलता है या फिर समाज के बनाए नियमों से। तो क्या इस विचारधारा का पश्चिम में कोई ऐसा मुख्य चेहरा था जिसने पहली बार डंके की चोट पर कहा कि किताबें बंद करो और प्रकृति की तरफ जाओ? हाँ, और उस चेहरे का नाम था जॉन जाक रूसो। रूसो? जी, रूसो। उन्हें ही प्राकृतिकवाद का जनक माना जाता है। उनका एक बहुत ही आक्रामक और
प्रसिद्ध नारा था, प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू नेचर। बैक टू नेचर। उनका मानना था कि इंसान जन्म से तो अच्छा होता है, लेकिन ये समाज और इसकी कृत्रिमता उसे दूषित कर देती है। मतलब समाज इंसान को खराब करता है, प्रकृति नहीं? का जिक्र है, जैसे द न्यू हेलॉइस, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सबसे खास एमिल। एमिल, हाँ, मैंने एमिल के बारे में पढ़ा है कि वो कोई आम किताब नहीं थी। हाँ, वो कोई साधारण कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक तरह का थॉट एक्सपेरिमेंट्स था, जहाँ रूसो कल्पना करते हैं कि एक बच्चे को समाज से दूर केवल प्रकृति के बीच कैसे पाला जाए, बिना किसी स्कूल या समाज के दखल के। ठीक कहा। इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर का नाम भी अहम है, जिन्होंने कहा कि शिक्षा वास्तव में जीवन की तैयारी है। और थॉमस हॉब्स, जिनका तर्क था कि मानव व्यवहार पूरी तरह से प्राकृतिक नियमों द्वारा ही नियंत्रित होता है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड और इंसान को सिर्फ प्रकृति के चश्मे से देखा। रिसर्च में मैंने देखा कि प्राकृतिकवाद को 3 अलग-अलग प्रकारों में भी बांटा गया है। सही। फिजिकल, बायोलॉजिकल और मैकेनिकल। हाँ, ये तीनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं? देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। पहला है फिजिकल नेचुरलिज्म, यानी भौतिक प्राकृतिकवाद। इसका सीधा सा मतलब है कि ये ब्रह्मांड केवल पदार्थ या मैटर से बना है। जो कुछ भी है वो सिर्फ अणु और परमाणु है। ओके, यानी सब कुछ सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स है। बिल्कुल। दूसरा है बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, जो जीवन पर केंद्रित है। ये कहता है कि जीवन केवल जैविक नियमों और विकासवादी सिद्धांतों से चलता है। जैसे कि डार्विन ने कहा था, जो सबसे फिट होगा वही बचेगा। सर्वाइवल? हाँ, सर्वाइवल। और तीसरा है मैकेनिकल नेचुरलिज्म। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत पुरानी और बड़ी घड़ी हो। अगर आप उसका पिछला हिस्सा खोलें तो कई सारे छोटे छोटे गियर और पुर्जे एक साथ काम कर रहे होते हैं। हाँ, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और वहाँ कोई जादू नहीं हो रहा होता, बस भौतिक विज्ञान के नियम काम कर रहे हैं। मैकेनिकल नेचुरलिज्म मानता है कि इंसान, जानवर और ये पूरी दुनिया बस ऐसी ही एक घड़ी है, जो बिना किसी ईश्वरीय योजना के केवल यांत्रिक नियमों से चल रही है। एक बड़ी मशीन की तरह। तो इन सब का असल में क्या मतलब है, खासतौर पे जब हम दर्शन की जटिल शाखाओं जैसे तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के नजरिए से इसे देखते हैं? हाँ, ये शब्द सुनने में भारी लगते हैं। भारी तो है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति इन भारी भरकम शब्दों को समझना चाहे तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? अगर हम सबसे पहले तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स की बात करें, जो सीधे तौर पर यह सवाल पूछती है कि सत्य क्या है, हाँ, तो प्राकृतिकवाद इसका क्या जवाब देता है? तत्व मीमांसा के नजरिए से प्राकृतिकवाद का जवाब बहुत सीधा और बेबाक है। केवल प्रकृति ही सत्य है। ये पूरी दुनिया पदार्थों और ऊर्जा से बनी है और इसके परे कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। इसके पीछे कोई अदृश्य आध्यात्मिक दुनिया नहीं है, कोई स्वर्ग या नरक नहीं है। जो भौतिक रूप से मौजूद है, बस वही अंतिम सत्य है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि अगर केवल भौतिक चीजें ही सत्य हैं, हाँ, तो हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? यानी ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा इसे कैसे देखती है? क्योंकि पारंपरिक रूप से तो ज्ञान वेदों, धार्मिक ग्रंथों या किसी ज्ञानी गुरु से मिलता हुआ माना जाता है। तो यहाँ ज्ञान कहाँ से आ रहा है? यहीं पे ये विचारधारा पुराने सारे नियम तोड़ देती है। प्राकृतिकवाद के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत हमारी इंद्रियां हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। जो हम महसूस करते हैं। बिल्कुल। जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं या सूंघ सकते हैं, वही असली ज्ञान है। यानी अगर मैं किसी चीज को देख नहीं सकता या माप नहीं सकता तो वो ज्ञान नहीं है? सही कहा। किसी किताब में लिखी बात को सिर्फ इसलिए सच नहीं मान लिया जाता क्योंकि वो सदियों से चली आ रही है। ये पूरी तरह से प्रयोग, अनुभव और अनुभवाद यानी एम्पिरिसिज्म पर आधारित है। तो एक तरह से विज्ञानी सब कुछ है? हाँ, यहाँ विज्ञान को ही सर्वोच्च माना गया है। सत्य वह है जिसे प्रयोगशाला में या प्रत्यक्ष अनुभव से साबित किया जा सके। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है यहाँ, अगर सब कुछ सिर्फ भौतिक है, सिर्फ विज्ञान और इंद्रियां हैं, तो फिर नैतिकता का क्या होगा? मेरा मतलब है मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी इस बारे में क्या कहती है? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। क्योंकि अगर कोई भगवान नहीं है जो हमें बताए कि क्या सही है और क्या गलत, तो हमारे मूल्य कहाँ से आते हैं? हम कैसे तय करेंगे कि चोरी करना गलत है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। प्राकृतिकवाद कहता है कि इस दुनिया में कोई भी पूर्ण या शाश्वत मूल्य नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है। हाँ, कोई एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है।
कोई भी ऐसा ईश्वरीय नियम नहीं है जो हर युग के लिए पत्थर की लकीर हो। इंसान को अपनी स्वाभाविक प्रकृति और आचरण के अनुसार काम करना चाहिए। तो फिर सुख या दुख कैसे तय होता है? हमारे नोट स्पष्ट करते हैं कि जब इंसान अपनी प्रकृति के अनुकूल अपनी मूल प्रवृत्तियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करता है तो उसे सुख मिलता है। प्रकृति के साथ बहना एक तरह से। बिल्कुल। और जब वो इसके विपरीत दिशा में जाता है, समाज के बनाए कृत्रिम नियमों में बनता है, तो उसे दुख का सामना करना पड़ता है। यानी नैतिकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि प्राकृतिक सामंजस्य का ही एक परिणाम है। अगर हम उसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो इस सोच ने एक ऐसे क्षेत्र को सबसे ज्यादा झकझोर कर रख दिया जिससे हम सब अपनी जिंदगी में गुजरे हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था। हाँ, एजुकेशन सिस्टम पर इसका असर सबसे गहरा था। ये देखना वाकई रोमांचक है कि कैसे इस एक दर्शन ने स्कूलों और पढ़ाई के पारंपरिक ढांचे की ईंट से ईंट बजा दी। क्योंकि सदियों से शिक्षा का उद्देश्य क्या था? बच्चों के दिमाग में जानकारी ठूसना या उन्हें सख्त नियमों का पालन करना सिखाना। रट्टा मारना और बस आज्ञा का पालन करना। एकदम सही। लेकिन प्राकृतिकवाद ने इसके उद्देश्य ही बदल दिए। इसका लक्ष्य बन गया प्राकृतिक विकास, पर्यावरण से अनुकूलन और बच्चे की स्वाभाविक अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन। हाँ, स्रोत एक बहुत ही क्रांतिकारी वाक्य की ओर ध्यान खींचते हैं। शिक्षा का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता। शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। और शिक्षा के इतिहास का ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। यहीं से बाल केंद्रित शिक्षा का विचार मजबूत हुआ, जिसे हम चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन कहते हैं। बिल्कुल। जॉन एडम्स ने प्राकृतिकवादी शिक्षा के संदर्भ में सबसे पहले बाल केंद्रित शब्द का प्रयोग किया था। पारंपरिक शिक्षा में बच्चे को एक खाली बर्तन माना जाता था जिसे शिक्षक अपने ज्ञान से भरता था। हाँ, कि बच्चा तो कोरी स्लेट है। लेकिन प्राकृतिकवाद कहता है कि बालक कोई बर्तन या कोरी स्लेट नहीं है, बल्कि एक जैविक जीव है। वो अपने प्राकृतिक वातावरण में एक बीज की तरह है जिसके अंदर एक पेड़ बनने की सारी क्षमताएं पहले से मौजूद हैं। उसे बस सही माहौल चाहिए। सही कहा। इसलिए शिक्षा का सबसे बड़ा नियम बन गया, बालक की प्रकृति का अनुसरण करो। यानी बच्चों को उनके विकास की अवस्था और उनकी स्वाभाविक रुचियों के अनुसार ही सीखने का मौका दो। इसका सीधा असर तो फिर इस बात पे भी पड़ा होगा कि बच्चों को पढ़ाया क्या जा रहा है। अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो इस विचारधारा ने विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा और शिल्प जैसे विषयों पर बहुत जोर दिया, जो जीवन जीने और पर्यावरण से तालमेल बिठाने के लिए जरूरी है। जो प्रैक्टिकल है। हाँ, जो प्रैक्टिकल है। लेकिन मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें नैतिक या धार्मिक शिक्षा के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई। स्रोतों में रूसो की निषेधात्मक शिक्षा यानी नेगेटिव एजुकेशन का भी बहुत जिक्र है। ये क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि बच्चों को कुछ सिखाना ही नहीं है? शुरुआत में ये शब्द बहुत भ्रम पैदा करता है। निषेधात्मक शिक्षा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चे को अज्ञानी बनाए रखना है। तो फिर क्या मतलब है इसका? इसका असली मतलब है बच्चे को रटे रटाए किताबी ज्ञान और समाज के दूषित विचारों से बचाकर रखना। रूसो किताबी ज्ञान के सख्त खिलाफ थे। वे किताबों को बोझ मानते थे। हाँ, उनका मानना था कि अगर आप एक छोटे बच्चे को किताबों से नैतिकता सिखाएंगे तो वो केवल शब्दों को रटेगा, उनका असली मतलब कभी नहीं समझेगा। वो बस तोते की तरह रट लेगा। बिल्कुल। वे चाहते थे कि बच्चा प्रकृति के सीधे संपर्क से, अपनी गलतियों से और अपने अनुभवों से सीखे, न कि किसी शिक्षक के लंबे चौड़े भाषण से। अगर बच्चे को सब कुछ खुद ही खोजना है तो फिर इस व्यवस्था में शिक्षक की क्या जरूरत है? पारंपरिक रूप से तो शिक्षक एक गुरु होता है जो कक्षा का नेतृत्व करता है, जिसके हाथ में छड़ी होती है और जो अनुशासन तय करता है। प्राकृतिकवाद में शिक्षक की वो गुरु वाली छवि पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यहाँ शिक्षक सिर्फ एक मार्गदर्शक या गाइड है और एक निरीक्षक यानी ऑब्जर्वर है। वो बस दूर से देखता है। हाँ, उसका काम बच्चों को ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उनके लिए एक ऐसा सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण तैयार करना है जहाँ वे खुद ज्ञान का निर्माण कर सके। शिक्षक को पृष्ठभूमि में रहकर बस ऑब्जर्व करना होता है। हस्तक्षेप एकदम न्यूनतम होना चाहिए। और अनुशासन, बिना डर या कड़े नियमों के बच्चे सीखेंगे कैसे? क्योंकि हमने तो यही देखा है कि बिना डांट के बच्चे सुनते नहीं हैं। यह विचारधारा मुक्त अनुशासन यानी फ्री डिसिप्लिन की वकालत करती है। किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक दंड प्राकृतिकवाद में एक अपराध की तरह देखा जाता है। तो फिर बच्चे को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? इसके बजाय प्राकृतिक परिणामों द्वारा नियंत्रण की बात की गई है। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चा गर्म चाय के कप को छूने की जिद कर रहा है, हाँ, ये हर घर में होता है,
तो उसे डांटकर रोकने के बजाय अगर वो हल्का सा कप छू लेता है तो उसे जलन महसूस होगी। और वो तुरंत हाथ पीछे खींच लेगा। बिल्कुल, ये जलन उसका प्राकृतिक परिणाम है। बच्चा एक बार में प्राकृतिक रूप से सीख जाएगा कि गर्म चीजों से दूर रहना है। प्रकृति स्वयं उसे अनुशासित करेगी, शिक्षक को छड़ी उठाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि स्कूलों की पूरी शिक्षण विधि ही बदल गई होगी। बच्चों को डेस्क पर बैठाकर लेक्चर देने का तरीका तो यहाँ काम नहीं आएगा। एकदम नहीं। स्रोतों में करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव द्वारा सीखना, डाल्टन विधि, अवलोकन विधि, प्रयोग विधि और खेल विधि का जिक्र है। क्या हम किसी एक या दो विधियों को समझ सकते हैं कि असल में ये कक्षा के अंदर दिखती कैसी हैं? जरूर। चलिए, खोज विधि यानी ह्यूरिस्टिक मेथड का उदाहरण लेते हैं। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ ही होता है मैं खोजता हूँ। मैं खोजता हूँ। हाँ, इस विधि में शिक्षक बच्चे को कोई उत्तर नहीं बताता। मान लीजिए बच्चों को ये सिखाना है कि पौधे कैसे बढ़ते हैं। तो पारंपरिक तरीके में तो शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाएगा और रटा देगा कि धूप चाहिए, पानी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन प्राकृतिकवादी तरीके में बच्चों को बीज, मिट्टी और पानी दिया जाएगा। वे खुद बीज बोएंगे, रोज उसे देखेंगे, पानी देंगे और खुद निष्कर्ष निकालेंगे कि पौधे को धूप और पानी की जरूरत होती है। बच्चा खुद एक वैज्ञानिक बन जाता है। सही कहा। इसी तरह खेल विधि है, जहां गणित जैसे जटिल विषय भी बच्चों को पत्थरों या लकड़ियों के टुकड़ों से खेलते हुए सिखाए जाते हैं। और विद्यालय कोई ईंट गारे से बनी बंद इमारत नहीं होती, बल्कि एक खुला प्राकृतिक वातावरण होता है। अब तक हमने प्राकृतिकवाद को जिस तरह से देखा है, ये बहुत ही तार्किक और आज़ाद ख्याल लगता है। लेकिन इसे और गहराई से समझने के लिए इसकी तुलना आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म से करना बहुत ज़रूरी है। ये तुलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय समाज में हम मुख्य रूप से आदर्शवाद के साये में ही बड़े हुए हैं। जहां आदर्शवाद पूरी तरह से अध्यात्म, आत्मा और परमात्मा पर टिका है, वहीं प्राकृतिकवाद पूरी तरह से भौतिकता और प्रकृति पर आधारित है। ये तुलना हमें दोनों के बीच के एक बहुत ही स्पष्ट अंतर को दिखाती है। आदर्शवाद में माना जाता है कि बच्चा एक आध्यात्मिक प्राणी है जिसके अंदर ईश्वरीय अंश है। और प्राकृतिकवाद में बच्चा महज एक विकसित हो रहा जैविक जीव है, एक बायोलॉजिकल एंटिटी। आदर्शवाद में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर माना गया है, जो आत्म अनुभूति या मोक्ष है। जबकि प्राकृतिकवाद का लक्ष्य बस अपने पर्यावरण से अनुकूलन कर लेना और भौतिक रूप से जीवित रहना है। सर्वाइवल, ये सब कुछ है। हाँ, और जैसा कि हमने पहले देखा, आदर्शवाद कड़े स्वानुशासन की बात करता है, जबकि प्राकृतिकवाद पूरी तरह से आजादी का समर्थन करता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या प्राकृतिकवाद पूरी तरह से दोषरहित है? ऐसा तो कोई दर्शन नहीं होता। वही तो, क्योंकि सब कुछ प्रकृति पर छोड़ देना सुनने में तो बहुत रोमानी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या असल जिंदगी में ये इतना आसान है? स्रोत भी इस बात की गवाही देते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसका निष्पक्ष विश्लेषण करें तो इसके फायदे तो बहुत साफ हैं। जैसे कि इसने शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया और बच्चों को रटने की बजाय अपनी इंद्रियों के प्रयोग से सीखने का अवसर दिया। लेकिन इसकी कमियां क्या हैं? इसकी अपनी बहुत गंभीर सीमाएं भी हैं। इसकी सबसे बड़ी आलोचना ये है कि ये इंसान के नैतिक मूल्यों, आदर्शों और आध्यात्मिक विकास की पूरी तरह से उपेक्षा कर देता है। मतलब क्या इंसान सिर्फ एक जैविक मशीन है? यही तो सवाल है। इसके अलावा जिस पूर्ण स्वतंत्रता और प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन की बात ये करता है, वो हमेशा सुरक्षित या व्यवहारिक नहीं होती। हाँ, वो आग के पास जाने वाला जो उदाहरण तो ठीक है कि चाय से हाथ जल गया तो बच्चा सीख गया, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम प्राकृतिक परिणाम का इंतजार हर जगह नहीं कर सकते। हम किसी बच्चे को व्यस्त सड़क पर भागने नहीं दे सकते ताकि वो प्राकृतिक रूप से ये सीखे कि गाड़ी से टकराने पर क्या होता है। वो तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। वहां तो हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा आजादी से भयंकर अनुशासनहीनता की समस्या भी पैदा हो सकती है। समाज तो नियमों से ही चलता है। एकदम सटीक बात कही आपने। हर चीज प्रकृति के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। समाज को एक साथ चलाने के लिए कुछ स्थापित नियम और नैतिक ढांचे जरूरी होते हैं, जिन्हें प्राकृतिकवाद पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भले ही प्राकृतिकवाद अध्यात्म और नैतिकता के मामले में एक तरफा सोच रखता हो और इसकी कुछ व्यवहारिक कमियां हों, हाँ, कमियां तो है, लेकिन आज की हमारी जो आधुनिक वैज्ञानिक और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, उसकी नींव इसी विचारधारा पर टिकी है।
बच्चों को एक स्वतंत्र इंसान के रूप में सम्मान देना, उनके मनोविज्ञान को समझना और उन्हें विज्ञान और प्रयोगों के माध्यम से दुनिया को समझने के लिए प्रेरित करना, ये सब प्राकृतिकवाद की ही देन है। इसमें कोई शक नहीं है। इसने सदियों पुराने रूढ़िवाद और अंधविश्वास से निकालकर यथार्थ को इंद्रियों और विज्ञान के माध्यम से समझने का नजरिया दिया। आधुनिक मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र आज भी इसके मूल सिद्धांतों का ऋणी है। बिल्कुल। प्रकृति के नियमों और जैविक विकास को समझने की ये यात्रा इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। और इन सभी स्रोतों और विचारों पर इतनी गहराई से विचार करने के बाद सुनने वालों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल सामने आता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या है? यदि प्राकृतिकवाद की ये बात पूरी तरह सच मान ली जाए कि हमारा पूरा जीवन, हमारा ज्ञान और हमारी शिक्षा केवल हमारे जैविक अस्तित्व को बचाए रखने और पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने तक ही सीमित है, मतलब सिर्फ सर्वाइवल। हाँ, सिर्फ सर्वाइवल, तो फिर हम इंसानी जीवन की कुछ बहुत ही खास और रहस्यमय भावनाओं को कैसे समझाएंगे? जैसे कि एक खूबसूरत कविता या कलाकृति को देखकर आंखों में आने वाले आंसू, किसी के लिए पूरी तरह से निस्वार्थ प्रेम या किसी बड़े उद्देश्य के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देने का जज्बा, इनकी व्याख्या इस ठंडे भौतिक विज्ञान में कैसे की जा सकती है? ये तो विज्ञान की समझ से बाहर लगता है। क्या ये कला, ये प्रेम, ये बलिदान भी केवल एक जैविक मशीन के पुर्जों की कोई रासायनिक प्रतिक्रिया मात्र है? या फिर इंसान की चेतना और उसका अस्तित्व प्रकृति के इन गिने चुने भौतिक नियमों से कहीं बहुत आगे की चीज है, जिसे सिर्फ इंद्रियों से मापा नहीं जा सकता?